मधु और मीरा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे भिखारियों को बिस्किट के पैकेट बांट रही थी और थोड़ी दूर खड़ी शालिनी की नज़र मधु के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो मधु को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। शालिनी हाथों में प्रसाद की टोकरी लिए मधु को देखती हुई मंदिर की सीढ़ियों से नीचे आने लगी। अचानक से शालिनी का पैर स्लिप हुआ और वो गिरने लगी, पर वहाँ खड़े कुछ लोगों ने शालिनी को संभाल लिया। मधु और मीरा भी भागती हुई उनके पास आई। मधु ने उन्हें सहारा देकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाते हुए पूछा, आंटी आप ठीक हैं? शालिनी बिना कोई जवाब दिए मुस्कुराते हुए मधु को देखने लगी। मीरा ने जल्दी से अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उन्हें देते हुए बोली, आंटी पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शालिनी ने मीरा के हाथ से पानी की बोतल ले ली, पर अभी भी उसकी नज़रें मधु पर ही थी। मधु ने थोड़ा परेशान होकर पूछा, आंटी आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं बेटा मैं ठीक हूँ। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शालिनी ने पूछा। मधु को जवाब देती उसके पहले ही मीरा बोल पड़ी, ये मधु है और मैं मीरा। शालिनी मुस्कुरा दी। मधु ने कहा, आंटी आपने दर्शन तो कर लिए हैं, आपके साथ कोई आया है क्या? शालिनी ने सिर हिलाकर ना का इशारा किया। मधु यह सुनकर मीरा की ओर देखने लगी। मीरा ने तुरंत कहा, आंटी हमें देर हो रही है, वरना हम आपको आपके घर छोड़ देते। हम दोनों आज आउट ऑफ इंदौर जा रहे हैं, पर हम आपको ऑटो तक छोड़ देते हैं, चलिए। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आप ऑटो तक नहीं हमारी गाड़ी तक छोड़ दीजिए। ये सुनकर मधु और मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए आंटी। दोनों ने शालिनी को सहारा दिया और चल दी। जिस दुकान से दोनों ने प्रसाद लिया था, मीरा ने वो दुकान देखते ही कहा, मधु तू आंटी को लेकर चल, मैं ये टोकरी देकर आती हूँ और हमारे सैंडल भी लेकर आती हूँ। ठीक है, मधु ने इतना कहते ही मीरा ने उसे प्रसाद का डिब्बा और नारियल थमा दिया और चली गई। मधु अपने एक हाथ में प्रसाद लिए हुए थी और दूसरे हाथ से उसने शालिनी को संभाला हुआ था। शालिनी की नज़रें अभी भी मधु पर ही थी। मधु ने मंदिर से बाहर आकर शालिनी से पूछा, आंटी आपकी गाड़ी? मधु की आवाज़ सुनते ही शालिनी ने तुरंत कहा, मैं ड्राइवर को फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर शालिनी ने ड्राइवर को फ़ोन किया और कहा, राजेश गाड़ी लेकर आओ। जी मैडम। ड्राइवर के इतना कहते ही शालिनी ने मधु को देखते हुए फ़ोन कट कर दिया। कुछ देर बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर आया। शालिनी ने गाड़ी को देखते ही कहा, मेरी गाड़ी आ गई। ड्राइवर ने शालिनी को देखते ही गाड़ी रोक दी। मधु ने गाड़ी के पीछे का डोर खोलकर शालिनी को बहुत ही संभाल कर बिठाया और पूछा, आंटी आपको प्रसाद की टोकरी वापस नहीं देनी? नहीं बेटा, हम हमेशा अपने घर से ही पूजा का थाल लेकर आते हैं, शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। मधु ने प्रसाद का डिब्बा देखा, खोला तो मोतीचूर का एक लड्डू निकालकर शालिनी को देते हुए कहा, आंटी प्रसाद। शालिनी ने प्रसाद लिया ही था कि मीरा अपनी सैंडल पहने हुए और मधु की हाथ में लिए वहां आकर बोली, तेरी सैंडल। मधु ने अपनी सैंडल पहनी और ड्राइवर को प्रसाद देकर बोली, प्रसाद। ड्राइवर ने प्रसाद लिया और तुरंत खा लिया। थैंक यू बेटा, शालिनी ने मधु और मीरा की ओर देखकर कहा। मधु ने तुरंत कहा, आपको थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है आंटी, हमने सिर्फ आपको गाड़ी तक ही तो छोड़ा है। बाय आंटी, मीरा ने कहा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय बेटा। शालिनी ने फिर से मधु की ओर बहुत प्यार से देखा तो मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बाय आंटी। शालिनी मुस्कुरा दी और ड्राइवर से बोली, चलो ड्राइवर। इतना कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मीरा ने प्रसाद के डिब्बे में से लड्डू उठाकर पूछा, वैसे मधु तूने कुछ नोटिस किया क्या? मधु ने चलते हुए पूछा। मीरा ने बहुत प्यार से लड्डू खाते हुए कहा, वो आंटी तुझे देखकर ऐसे मुस्कुराई जा रही थी जैसे तुझे अपनी बहू बनाने वाली हो। ये सुनकर मधु ने गुस्से में कहा, शट अप मीरा, आजकल ना तो कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है। अब चलें या फिर फ्लाइट मिस करके मुझे चॉपर में लेकर जाओगी? मीरा ने अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर कहा, काश कि मेरे पास चॉपर होता तो तुझे उसकी सैर भी ज़रूर करवाती, पर आई एम श्योर कि तेरी किस्मत में कोई चॉपर वाला ही लिखा है। ये सुनकर मधु परेशान हो गई और बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ गई और सीट बेल्ट बांधने लगी। मीरा भी गाड़ी के ड्राइवर सीट पर बैठी
और उसने सीट बेल्ट बांधते हुए मधु से कहा, मधु, प्लीज़ तू उस बाबा की बातों के बारे में सोचकर परेशान होना बंद कर, क्योंकि मैं तेरे सड़े हुए मूड के साथ शिमला की हसीन वादियों में नहीं घूमना चाहती। ये सुनकर मधु मुंह बनाने लगी और मीरा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। इधर करण ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी गाड़ी रोकी और ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक जींस पहने, आंखों में ग्लासेस लगाए वो गाड़ी से बाहर आया। आदि भी अपना चश्मा ठीक करते हुए गाड़ी से बाहर आया। दोनों पुलिस स्टेशन की ओर बढ़े। जैसे ही वे दोनों अंदर आए, इंस्पेक्टर ने तुरंत कहा, आइए मिस्टर खुराना, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। करण ने बैठते हुए इंस्पेक्टर से पूछा, इंस्पेक्टर साहब, कल जिस आदमी को हमने पकड़ा था उसने अपने साथियों के नाम बताए? इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मिस्टर खुराना, उसने अपने सारे साथियों के नाम बता दिए हैं। उसे मिलाकर कुल 7 लोग थे। 4 को हमने आज ही अरेस्ट किया है, बाकी 2 अभी भी फरार है। पर आप चिंता मत करिए, वो भी बहुत जल्द पकड़े ही जाएंगे। वैसे हमने रहेजा को भी अरेस्ट कर लिया है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? करण ने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर ने करण की ओर देखकर कहा, या श्योर। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने हवलदार की ओर देखकर कहा, इन्हें सेल नंबर 3 के मुजरिम से मिलवाओ। आइए। हवलदार की इतना कहते ही करण उठकर उसके साथ चला गया। ये देखकर आदि ने मन ही मन कहा, ओ गॉड, ये करण सर कहीं फिर से कुछ न कर दे। करण जैसे ही सेल के पास पहुंचा, रहेजा को सलाखों के पीछे देखकर बोला, सो फाइनली तुम अपनी सही जगह पहुंच ही गए। रहेजा मुस्कुराते हुए करण के पास आया और सलाखों को पकड़कर बोला, अगर तुझे ये लगता है कि मुझे यहाँ भिजवाकर तू चैन से जी सकता है तो तू गलत है। करण ने तीखी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। करण खुराना की जिंदगी में चैन है ही नहीं तो उसे डर किस बात का? खैर, मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था, इसलिए फ्लैट्स के पेपर पर तुम्हारे सिग्नेचर मिलते ही मैंने तुम्हारे होटल वाली ज़मीन की डील कैंसिल करवा दी और तुम्हारी बिल्डिंग को भी बचाने का इंतजाम कर दिया था। पर शायद तुम्हें करण खुराना की शराफत पसंद नहीं आई। वैसे तो मैं किसी को दूसरा मौका नहीं देता हूँ, पर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी इकलौती बेटी के बारे में सोचकर तुम्हें एक और मौका देता हूँ। हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसे आज, अभी और इसी वक्त ख़त्म करते हैं। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। ये सुनकर रहेजा करण को हैरानी से देखने लगा। करण ने फिर से उसकी ओर देखकर कहा, और अगर तुम जंग छेड़ना ही चाहते हो तो मैं भी पूरी तरह से तैयार हूँ। और इस जंग की शुरुआत तुम्हारी प्रॉपर्टी से करते हैं। सबसे पहले तुम्हारे घर और ऑफिस पर इनकम टैक्स की रेड करवा कर उन पर ताला लगवाता हूँ। उसके बाद तुम्हारी बिल्डिंग और तुम्हारा होटल गिरवाता हूँ। फिर उन 6 लोगों को अपनी ओर करता हूँ जो तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, और फिर बड़ी आसानी से तुम्हारी कंपनी को टेक ओवर कर लेता हूँ। वैसे 6 में से 5 तो बिकने के लिए तैयार ही बैठे हैं। तुम तो वैसे भी मुझ पर हमला करवाने के जुर्म में अंदर हो ही, और तुमसे वादा करता हूँ कि हाथ पैर और अपना सिर पटक पटक के मर जाओगे, पर जेल से कभी बाहर नहीं आ सकोगे। इसलिए मेरे दिए दूसरे मौके को गंवा कर बेवकूफ़ी मत करो। मौक़ों को लपकूं और अपनी ज़िंदगी मुस्कुराते हुए जियो। और वैसे भी मेरे पास किसी से दुश्मनी निभाने का वक्त नहीं होता है, इसलिए अपनी ये अकड़ छोड़ो और मेरी बात मान जाओ। तुम्हारी 12 साल की बच्ची की खातिर मैं अपनी कंप्लेन भी वापस लेने को तैयार हूँ। दिमाग से काम लो। दुश्मनी की जगह दोस्ती करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। फैसला तुम्हें लेना है। चलता हूँ, फिर मिलते हैं, क्योंकि अब मुलाकातें तो होती रहेंगी। इतना कहकर करण ने फिर से अपने ग्लासेस लगाए और वहाँ से जाने लगा। तभी रहेजा ने पीछे से आवाज़ लगाई, करण साहब, मेरा फैसला तो सुनते जाइए। करण के कदम रुक गए। उसने पलटकर रहेजा की ओर देखा। रहेजा ने करण की ओर देखकर कहा, जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा दुश्मन मिला है जो दुश्मनी भी मेरे बारे में सोच कर निभाना चाहता है। आपसे दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी होगी। जो भी हुआ है उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। करण ने कुछ पल सोचा और फिर बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। रहेजा सोच में पड़ गया। कमाल है, बिना जवाब दिए चला गया। करण ने आकर इंस्पेक्टर के सामने बैठते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब, मैं मिस्टर रहेजा के खिलाफ की गई अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहता हूँ। ये सुनते ही इंस्पेक्टर और आदि दोनों ही हैरानी से करण को देखने लगे। सर, ये आप? आदि ने इतना कहा ही था कि करण ने उसे चुप रहने का इशारा किया। करण के इशारा करने के बाद
आदि की हिम्मत नहीं हुई कि वो दोबारा कुछ कह पाए, इसलिए वो खामोशी से करण को देखने लगा। इंस्पेक्टर ने हैरानी से करण से कहा, पर करण साहब, हमारे पास मिस्टर रहेजा के खिलाफ सबूत और गवाह दोनों ही हैं। आप उन्हें बड़ी आसानी से अटेम्प्ट टू मर्डर के इल्जाम में लंबे समय के लिए जेल भिजवा सकते हैं, तो फिर आप अपनी कंप्लेन वापस क्यों ले रहे हैं? इस हादसे में आपकी जान भी जा सकती थी। करण ने टेबल पर रखा पेपर वेट घुमाते हुए कहा, पर जान गई नहीं तो? मुझे मारने की कोशिश में नाकाम होने की वजह से ही तो मैं उनके खिलाफ की गई एफआईआर वापस ले रहा हूँ, ताकि अगली बार वह मुझे मारने का कोई सॉलिड प्लान बनाए। जी? इंस्पेक्टर ने हैरानी से कहा। करण ने उनकी ओर देखकर कहा, मजाक कर रहा हूँ। मैं केस वापस क्यों ले रहा हूँ, वजह आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए कि केस बंद करने के लिए मुझे कहाँ साइन करने हैं। इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, 2 मिनट रुकिए, मैं केस क्लोज करने के लिए पेपर्स रेडी करवाता हूँ। इतना कहकर इंस्पेक्टर उठकर चले गए और करण फिर से पेपर वेट घुमाने लगा। आदि पास बैठा उसे हैरानी से देख रहा था। करण ने पेपर वेट को घुमाते हुए कहा, मुझे घुटने की सैलरी नहीं देता हूँ मैं तुम्हें। जाओ और जाकर पेपर्स जल्दी रेडी करवाओ, मुझे शिमला के लिए निकलना है। जी सर, इतना कहकर आदित्य तुरंत उठकर चला गया। उसके जाते ही करण के फ़ोन की बेल बजने लगी। करण ने फ़ोन रिसीव करके अपने कान से लगाते हुए कहा, बोल। रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए पूछा, कहाँ है तू? पुलिस स्टेशन में, करण ने जवाब दिया। रोहित ने तुरंत पूछा, रहेजा अरेस्ट हो गया? करण ने उसकी बात बदलते हुए पूछा, कुछ काम है तुझे? हाँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। चल आज साथ में लंच करते हैं। मुझे तुझे कुछ बताना है, रोहित ने गाड़ी को मोड़ते हुए कहा। तभी इंस्पेक्टर साहब करण के सामने आकर बैठे और उन्होंने करण के आगे फाइल बढ़ाते हुए साइन करने का इशारा किया। आदि भी उनके साथ ही खड़ा था। करण ने साइन करते हुए फ़ोन पर रोहित से कहा, आज नहीं रोहित, आज मैं शिमला जा रहा हूँ, वापस आकर मिलते हैं। इतना कहकर करण ने साइन किए हुए पेपर्स इंस्पेक्टर की ओर बढ़ा दिए। शिमला? तो शिमला क्या करने जा रहा है? रोहित ने हैरानी से पूछा। तभी इंस्पेक्टर ने हवलदार से कहा, हवलदार, रहेजा को लेकर आओ। हवलदार तुरंत चला गया। करण इंस्पेक्टर की बात सुनकर उठकर खड़ा हुआ और पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए रोहित से बोला, शिमला में मैं एक होटल बनाने जा रहा हूँ, उसी के काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। मैं तुझे थोड़ी देर में फ़ोन करता हूँ। इतना कहकर करण ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसने अपनी गाड़ी के पास आकर डोर खोला ही था कि तभी रहेजा भागता हुआ करण के पास आकर बोला, थैंक यू मिस्टर खुराना, थैंक यू। करण ने पलटकर उसकी ओर देखकर कहा, आई होप इन फ्यूचर हमारी मुलाकात जब भी हो अच्छे माहौल में हो। बाय। बाय। रहेजा की इतना कहते ही करण अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। रहेजा उसे जाते देखकर मुस्कुराने लगा। तभी हवलदार आकर बोला, पेपर्स पर साइन करने के लिए इंस्पेक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। रहेजा उनके साथ चला गया। इधर रोहित ने गाड़ी ड्राइव करते हुए खुद से कहा, रोहित, मधु और मीरा भी शिमला जा रही हैं और करण भी। तू तो यहाँ इंदौर में क्या करेगा? तुझे भी तो वहाँ जाना चाहिए ना। इतना कहकर रोहित मुस्कुराया और उसने फिर से करण को फ़ोन किया। करण ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, बोल रोहित। यार, मैं भी तेरे साथ शिमला आ रहा हूँ, रोहित ने तुरंत कहा। करण ने गाड़ी को लेफ्ट साइड मोड़ते हुए पूछा, किस खुशी में? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अगर शिमला जैसे खूबसूरत शहर में जाएगा तो मुझे भी तो तेरे साथ आना ही होगा ना, वरना तू अकेले बोर हो जाएगा। करण ने स्टीयरिंग को दाएं घुमाते हुए कहा, मुझे अच्छे से जानते हुए भी तूने मेरे साथ आने के लिए ये बहाना बनाया है। बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तेरा। रोहित मुस्कुराने लगा। करण ने फिर से कहा, बाय द वे, तेरी इन्फॉर्मेशन के लिए तुझे बता दूं कि मैं ट्रेन से नहीं प्लेन से जा रहा हूँ और बिना टिकट इंडिया में इंसान ट्रेन में तो सफ़र कर सकता है, पर हवाई जहाज़ में नहीं। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू चाहेगा तो प्लेन के टिकट भी बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। प्लीज़ 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 करण, मुझे भी तेरे साथ शिमला आना है। प्लीज़, मेरा तेरे साथ शिमला आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तू पैकिंग कर, मैं कुछ करता हूँ, करण ने कहा। यह सुनकर रोहित खुशी से उछल पड़ा और बोला, थैंक यू करण, थैंक यू सो मच, मैं अभी पैकिंग शुरू करता हूँ। इतना कहकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। करण गाड़ी ड्राइव कर ही रहा था कि अचानक उसकी नज़र C20 मॉल के बाहर खड़ी मधु पर पड़ी, जो गाड़ी पार्किंग में लगाने गई मीरा का इंतजार कर रही थी। करण की गाड़ी सड़क के दूसरी ओर थी, इसलिए करण ने तुरंत अपनी गाड़ी रोकी
तभी मीरा मधु के पास आ गई। उसने मधु का हाथ पकड़ा और दोनों मॉल के अंदर जाने लगे। ये देखकर करण तुरंत अपनी गाड़ी से बाहर आकर सड़क पर दौड़ता हुआ सड़क पार करने लगा। इधर मधु ने गुस्से में मीरा से कहा, मीरा, मुझे तो लग रहा है कि हम शिमला प्रोजेक्ट के लिए नहीं बल्कि छुट्टियां बिताने जा रहे हैं। तेरी तो शॉपिंग ही खत्म नहीं हो रही है यार। मीरा ने मुस्कुराते हुए अपने दोनों हाथों से मधु की बाह पकड़ी और बोले, इतना गुस्सा क्यों कर रही है मेरी जान? अभी हमारी फ्लाइट में टाइम है और मुझे सिर्फ फिटिंग के लिए दी गई अपनी ड्रेस लेनी है। सिर्फ 2 मिनट का काम है। अगर 2 मिनट से तीसरा मिनट हुआ ना मीरा, तो यह अभी यहीं के यहीं मेरा और तुम्हारा झगड़ा हो जाएगा। मधु ने गुस्से में कहा। मीरा ने उसकी बाह पकड़कर उसे खींचकर ले जाते हुए कहा, अगर गुस्सा करोगी तो 2 मिनट तो यहीं हो जाएंगे। इतना कहकर मीरा मधु को ले गई। करण भागता हुआ मॉल के अंदर आया और चारों ओर मधु को ढूंढने लगा। उसने मधु को ढूंढते हुए कहा, 2 दिन से ये लड़की बार बार मुझसे टकरा रही थी और आज जब मैं खुद इसे ढूंढ रहा हूँ तो न जाने चुहिया की तरह कौन से बिल में घुस गई। इतना कहकर करण गुस्से में मधु को ढूंढने लगा। इधर मीरा ने अपनी ड्रेस लेते हुए मधु से कहा, मैं इसे ट्राई करके देख लेती हूँ, फिटिंग ठीक से हुई है या नहीं। बस 2 मिनट। इतना कहकर मीरा ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। मधु ने गुस्से में खुद से कहा, ये मीरा भी ना, इसे प्रोजेक्ट की तो जरा भी टेंशन नहीं है और यहाँ मैं ये सोच सोचकर परेशान हुए जा रही हूँ कि हम ये प्रोजेक्ट इतने कम टाइम में कैसे कंप्लीट करेंगे। और ऊपर से वो बाबा, उनकी बातों की वजह से तो मेरा खाना पीना सोना सब हराम हो गया है। कुछ देर बाद मीरा चेंज करके बाहर आई। उसने रेड कलर का गाउन पहना था। उसने मधु से पूछा, कैसी लग रही है मेरी ड्रेस? मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत प्यारी, रेड एंड हॉट, फिटिंग भी ठीक है। अब जल्दी से चेंज करके आ, हमें देर हो रही है। जो हुक्म मेरे आका। इतना कहकर मीरा मुस्कुराते हुए फिर से चेंजिंग रूम में चली गई। मधु अकेली खड़ी मुस्कुराने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे करण की नज़र उस पर पड़ी। वो गुस्से में मधु की ओर बढ़ा। उसने गुस्से में उसकी ओर पीठ करके खड़ी मधु को बांह पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा तो एक बार फिर मधु का सिर करण के सीने पर था। मधु ने अपना सिर उठाकर करण की ओर देखा तो वो गुस्से में घूरता हुआ नजर आया। उसे अपने सामने फिर से देखकर मधु हैरान थी। मधु ने अपने आसपास से गुजरते लोगों को देखा जो उन दोनों को ही देख रहे थे। वो तुरंत करण से दूर जाने लगी, पर करण ने उसकी बांह कसकर पकड़कर कहा, मुझे बात करनी है तुमसे। मधु ने अपनी बांह छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से में कहा, ये क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़िए, लोग देख रहे हैं। करण ने गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। तभी चेंजिंग रूम से मीरा चेंज करके बाहर आई। वो जैसे ही मधु की ओर बढ़ी, उसकी नज़र करण और मधु पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। वो अपनी आंखें फाड़े उन्हें देखने लगी। मधु अपनी बाह को करण की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। करण ने फिर से अकड़ कर कहा, मेरी पकड़ से तुम अपना हाथ तब तक नहीं छुड़ा सकती जब तक मैं न चाहूँ। करण ने मधु की बाह इतनी जोर से पकड़ी हुई थी कि दर्द की वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बाह छुड़ाने की कोशिश करते हुए फिर से कहा, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। मधु के इतना कहते ही करण ने उसकी आंसू भरी आंखों में देखा। मधु की आंखों से आंसू झलकने लगे। उसे रोता देख करण ने तुरंत मधु की बाह छोड़ दी और पलटकर खड़ा हो गया। उसने अपनी आंखें बंद करके अपने बाएं हाथ की मुट्ठी बहुत कस कर बांध ली। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मधु रोती हुई वहां से चली गई। मीरा भी करण को घूरती हुई मधु के पीछे चली गई। मीरा ने मधु के पास आकर पूछा, तू ठीक है? मधु ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे रोते देख मीरा को करण पर बहुत गुस्सा आया। उसने मधु को कहा, बहुत हुआ, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर मीरा करण की ओर जाने लगी। नहीं मीरा, मधु ने मीरा की बाह पकड़कर कहा। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। मधु ने अपने आंसू पोंछे और कहा, इसके मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। मुझे ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा। प्लीज यहाँ से चलते हैं। मीरा ने मधु को चाबी देते हुए कहा, तू जाकर गाड़ी में बैठ, मैं बिल पे करके आती हूँ। मधु ने चुपचाप सिर हिला दिया और चाबी लेकर चली गई। मीरा भी करण को घूरते हुए बिल पे करने लगी। करण अभी भी वैसे ही खड़ा था। उसने अपनी आंखें खोली और बिना पलटे बोला, तुम्हें हट करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं बस तुमसे बात करना चाहता था। तुम्हारा रुद्राक्ष शायद गलती से मेरे पास आ गया था और उसी रुद्राक्ष की वजह से कल मेरी जान बची थी। इसलिए तुमसे बात करके तुम्हें थैंक्स करना चाहता था और ये रुद्राक्ष तुम्हें लौटाना चाहता था।
इतना कहकर करण ने अपनी जेब से रुद्राक्ष निकाला और पलटकर बोला, ये लो। पर सामने मधु नहीं थी। उसने अपनी नजरें इधर उधर घुमाकर देखी, पर मधु कहीं नजर नहीं आई। उसने गुस्से में रुद्राक्ष लिए, अपनी मुट्ठी बांध की और खुद से कहा, मम्मा ठीक ही कहती है कि मैं गुस्से में कभी कभी अपनी हदें भूल जाता हूँ। पर पता नहीं क्यों मैं जब भी उस लड़की का खूबसूरत चेहरा देखता हूँ, मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और मैं उस लड़की को हर्ट करने लगता हूँ। इतना कहकर करण गुस्से में मॉल से बाहर आया और सड़क के उस पार खड़ी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। मीरा ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, मधु पहले मेरे घर चलते हैं और वहाँ से मेरा सामान लेकर ड्राइवर के साथ तेरे घर जाएंगे। फिर तू अपना बैग ले लेना और फिर ड्राइवर हमें एयरपोर्ट छोड़ देगा। मीरा ने बिना उसकी ओर देखे करण के बारे में सोचते हुए रिएक्ट किया। हम्म। मीरा ने गड़ा मीरा ने गाड़ी ड्राइव करते हुए मधु से पूछा, मधु तू ठीक है ना? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने गुस्से में कहा, मधु अगली बार जब वो तुझे मिले तो खींचकर उसके गाल पर बहुत जोर से थप्पड़ रसीद कर देना, और अगर वो कल की तरह थप्पड़ मारते वक्त तेरा हाथ पकड़े तो उसे काट लेना। नहीं मीरा, मधु ने परेशान होकर कहा। मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। मधु ने कुछ देर सोचकर कहा, मीरा पता नहीं क्यों, पर मैं जब भी उससे मिलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो अपना कोई दर्द छिपाने के लिए इतना गुस्सा करता है। मेरा दिल कहता है कि वो अपने अंदर कोई बहुत दर्द लिए जी रहा है, ऐसा दर्द जो वो किसी को बता नहीं पाया या शायद कोई समझ नहीं पाता। मीरा ने गुस्से में कहा, मधु तू भी कमाल करती है। जिस आदमी ने तुझे इतना हर्ट किया, कल होटल में तेरे साथ बदतमीजी की, तू उसे लेकर कैसे परेशान हो सकती है? मधु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बाह को देखने लगी, जिस पर करण की उंगलियों के निशान साफ नजर आ रहे थे। करण गुस्से में अपने घर पहुंचा और बिना किसी की ओर देखे सीधे ऊपर अपने कमरे में चला गया। उसने कपड़ के ऊपर रखा अपना सूटकेस उठाया और कपड़ से अपने कपड़े निकालकर सूटकेस में रखने लगा। तभी वहां शालिनी आ गई। उसने करण को प्रसाद देते हुए कहा, प्रसाद। करण ने मम्मा की ओर देखकर प्रसाद ले लिया और उसे खाते हुए बोला, थैंक्स मम्मा, आप खजराने गई थी। शालिनी ने प्रसाद की थाली टेबल पर रखते हुए कहा, हाँ, आपने राजकुमार के लिए एक परी मांगने गई थी। करण ने कपड़ से शर्ट निकालकर सूटकेस में रखते हुए कहा, मम्मा, अगर परी नाम की कोई चीज़ इस दुनिया में होती तो दुनिया में कोई दुख ही नहीं होता। शालिनी ने करण के पास बैठकर उसकी पैकिंग में हेल्प करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, परियां तो होती है बेटा, पर हर किसी के नसीब में नहीं होती। मुझे पता है करण, ऐसे ही एक परी से आज मैं भी मिली। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे परियां उस लड़की की तरह ही दिखती होंगी। बहुत खूबसूरत थी वो लड़की। शालिनी ने इतना कहा ही था कि करण को मधु की याद आ गई और अब पैकिंग करते हुए उसके हाथ रुक गए। शालिनी ने मुस्कुराते हुए करण के गाल को छूकर कहा, करण, वो लड़की इतनी प्यारी थी कि मुझे देर हो रही है, इसलिए प्लीज़ जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दीजिए। करण ने शालिनी की बात काटते हुए कहा। शालिनी मुस्कुराते हुए करण की पैकिंग करने में मदद करने लगी। तभी वहाँ बलदेव आ गए। उन्हें देखते ही शालिनी ने पूछा, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? करण, तुमने रहेजा के खिलाफ किया केस क्लोज क्यों करवाया? बलदेव ने करण की ओर देखकर पूछा। करण करण ने उनके सवाल को इग्नोर किया और सूटकेस बंद करने लगा। करण ने सूटकेस उठाया और अपनी माँ के पैर छूकर बोला, बाय माँ, अपना ख्याल रखिएगा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके सिर पर हाथ रखा। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ करण, बलदेव ने गुस्से में पूछा। करण ने बलदेव के पैर छुए और कहा, मैं लेट हो रहा हूँ डैड, इस बारे में वापस लौटकर बात करते हैं। इतना कहकर करण सूटकेस लेकर चला गया। करण, करण, बलदेव ने गुस्से में उसे आवाज लगाई, पर करण नहीं रुका। शिमला के एयरपोर्ट से बाहर आते ही मधु के चेहरे पर खुशी ही खुशी झलक रही थी, जिसे देखकर मीरा भी बहुत खुश थी। मीरा ने जैसे ही एक कार पर होटल का नाम पढ़ा तो मधु से बोली, मधु, वो रही होटल वालों की गाड़ी, चल। मधु और मीरा दोनों ने ही अपने बैग्स उठाए और उस गाड़ी के पास पहुंची। ड्राइवर गाड़ी से बाहर ही खड़ा था। उसने उन्हें देखते ही पूछा, आप मीरा शेखावत हैं? जी, मीरा ने तुरंत जवाब दिया। ये सुनकर ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का डोर खोला और दोनों से बोला, बैठिए। मधु अपना बैग लेकर गाड़ी की ओर बढ़ने लगी तो ड्राइवर ने तुरंत कहा, मैम, आप गाड़ी में बैठिए, सामान मैं रख दूंगा।
मधु ने मीरा की ओर देखा तो मीरा ने मधु की बाह पकड़कर उसे गाड़ी में बैठाया और खुद भी दूसरी तरफ से गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने दोनों के सूटकेस गाड़ी की डिक्की में डाले और गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसके गाड़ी स्टार्ट करते ही मधु ने ड्राइवर से पूछा, भैया यहाँ बर्फ कब गिरेगी? ये सुनते ही मीरा ने तुरंत हैरानी से मधु की ओर देखा तो मधु ने झेपते हुए कहा, वो मुझे बर्फ गिरते देखनी है। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम यहाँ पर इस मौसम में बर्फबारी कभी भी हो जाती है। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर देखने लगी। गाड़ी के दोनों ओर उसे घरों और सड़क के किनारे पर जमी बर्फ नजर आ रही थी, जिसे देखकर मधु बहुत खुश हो रही थी। लगभग 20 मिनट ड्राइव करने के बाद ड्राइवर ने एक बड़े से होटल के बाहर गाड़ी रोकी। मधु और मीरा दोनों गाड़ी से बाहर आई। मधु ने अपने फ़ोन की ओर देखकर कहा, मैं ना विनय और सुप्रिया को फ़ोन करके बता देती हूँ कि हम होटल पहुँच गए हैं। नहीं, मीरा ने तुरंत उसके हाथ से फ़ोन छीनकर कहा। मधु ने हैरानी से उसकी ओर देखा तो मीरा ने कहा, अरे हम अभी तो आए हैं, रूम में चलते हैं, कुछ खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, उसके बाद उनसे मिलते हैं। मधु ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, पर हम आराम नहीं करेंगे, हम होटल देखेंगे। हाँ, पर पहले रूम में तो चल। मीरा ने इतना कहा और मधु का हाथ पकड़कर उसे होटल के अंदर ले गई। उसने होटल रिसेप्शन पर आकर कहा, हाय, आई एम मीरा शेखावत, मेरे नाम की बुकिंग है। वेट अ मिनट मैम। इतना कहकर रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने कंप्यूटर में चेक किया और मुस्कुराते हुए बोली, जी मैम, दो लोगों के नाम पर रूम बुक है, मीरा शेखावत और मधु शर्मा। प्लीज़ आपकी आईडी दिखा दीजिए। दोनों ने अपने अपने बैग से अपनी आईडी निकाली। मीरा ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस और मधु ने अपना आधार कार्ड उसे दिखाया। रिसेप्शनिस्ट ने आईडी चेक करने के बाद मीरा को चाबी देते हुए कहा, ये लीजिए मैम आपके रूम की चाबी, 4th फ्लोर, रूम नंबर 109। इतना कहकर रिसेप्शनिस्ट ने उस लड़के की ओर देखा जो मीरा और मधु का बैग लिए खड़ा था। उसने उससे कहा, इन्हें इनका रूम दिखाओ। जी। इतना कहकर वो लड़का बैग लिए जाने लगा। मीरा और मधु ने रिसेप्शनिस्ट को थैंक कहा और उसके पीछे चल दी। मधु मीरा की बाह पकड़े मुस्कुराते हुए होटल को देख रही थी। दोनों रूम में पहुंची तो उस लड़के ने उनका सामान भी रूम में रखा। मीरा ने उस लड़के से कहा, दो चाय लेकर आओ। जी। इतना कहकर वो लड़का चला गया। मधु मुस्कुराते हुए रूम को देखने लगी। उसने अपना बैग चेयर पर रखा और जल्दी से रूम की खिड़की की ओर दौड़ी। रूम की खिड़की खोलते ही उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। उसे रूम की खिड़की से बर्फ की वादियां नजर आ रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मीरा की ओर देखकर कहा, थैंक यू मीरा। मीरा ने बैग से अपने कपड़े निकालते हुए पूछा, मुझे थैंक यू क्यों? मैं तुझे यहाँ थोड़ी लाई हूँ। वो तो हमारे कॉलेज के प्रोफेसर की मेहरबानी है जिन्होंने हमें यहाँ आने का मौका दिया। मधु ने उसके पास आकर बैठते हुए पूछा, अच्छा मीरा, विनय और सुप्रिया का रूम कौन सा है? मीरा ने अपने कपड़े निकाले और सूटकेस बंद करते हुए जवाब दिया, मधु, वो दोनों इस होटल में नहीं, किसी दूसरे होटल में ठहरे हैं। ये सुनकर मधु उसे हैरानी से देखने लगी। मीरा ने वॉशरूम की ओर जाते हुए कहा, मधु, ये टूरिस्ट स्पॉट है, इसलिए यहाँ रूम आसानी से नहीं मिलते। उनके होटल में 2 ही रूम खाली थे, इसलिए विनय ने हमारे लिए यहाँ रूम बुक कर दिया। इतना कहकर मीरा वॉशरूम में चली गई। कोई बात नहीं, प्रोजेक्ट को साथ ही बनाएंगे ना। इतना कहकर मधु भी अपनी बैग से अपने कपड़े निकालने लगी। तभी उसकी फ़ोन पर बेल बजी। उसने फ़ोन उठाया। उसके पापा का नंबर था। उसने बात किया, बेटा, गर्म कपड़े हमेशा पहने रहना, नहीं तो तुझे हल्की सी ठंडी में ही सर्दी जुकाम हो जाता है। प्लीज़ अपना ध्यान रखना। जी पापा, मैं अपना अच्छे से ध्यान रखूँगी। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा, खाना टाइम पर खाइएगा और अपनी मेडिसिन लेकर ही सोइएगा, और प्लीज़ सोने से पहले दूध ज़रूर पी लीजिएगा। ठीक है बेटा, तू मेरी चिंता बिल्कुल मत कर, मैं हूँ यहाँ पर। बाय। इतना कहकर मधु ने फ़ोन काट दिया और खिड़की से बाहर देखकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। इधर मोहन के फ़ोन कट करते ही आरती फिर से किचन में चली गई। करण अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो उसके पास की सीट पर बैठे रोहित ने पूछा, वैसे करण, इंदौर से दिल्ली तक प्लेन में आना और फिर यहाँ से बाई रोड शिमला जाने का तुम्हारा आइडिया बड़ा सुपर्ब था। मजबूरी थी मेरी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो गई और मुझे आज किसी भी हाल में शिमला पहुंचना था। वैसे तूने मुझे बताया नहीं कि तू मेरे साथ शिमला आने के लिए इतना बेताब क्यों हो रहा था। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मुझे खुद नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ,
पर प्रॉमिस कि जिस दिन मुझे पता चल जाएगा सबसे पहले तुझे ही बताऊंगा। करण ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी ड्राइव करने लगा। रोहित ने मन ही मन खुद से कहा, अगर मैंने तुझे ये बताया कि मैं मधु की वजह से यहाँ आया हूँ तो शायद तुझे ये बात पसंद नहीं आएगी। और वैसे भी मधु के लिए अपनी फीलिंग्स पहले मुझे खुद ही समझनी होगी, इसलिए ही तो मैं यहाँ आया हूँ। इधर मधु और मीरा दोनों रेडी होकर अपने रूम से बाहर आई तो मधु ने मीरा से पूछा, अब तो बता हम कहाँ जा रहे हैं? कब से पूछ रही हूँ, तो कुछ बोले नहीं रही। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और चलते हुए बोली, हम डिनर के लिए जा रहे हैं और वो भी यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह पर। मधु ने मुस्कुराते हुए फिर से मीरा से पूछा, वैसे मीरा ये होटल तो इतना बड़ा है तो बहुत महंगा भी होगा ना? मीरा ने इरिटेट होकर कहा, हाँ महंगा है, पर हमें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉलेज वाले इसके पैसे दे रहे हैं तो इतना क्यों सोच रही है? अब प्लीज़ पुलिस वाली मत बन और चुपचाप चल। मधु मुंह बनाकर उसके साथ चलने लगी। दोनों होटल से बाहर आई और होटल की ही गाड़ी में बैठी। मीरा ने ड्राइवर से कहा, चलो भैया। इतना सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। दोनों कुछ देर में एक होटल में पहुंची। मीरा ने गाड़ी से बाहर आते ही कहा, मधु ये यहाँ के बेस्ट हॉस्टल में से है। मधु मुस्कुराने लगी। मधु ये यहाँ के बेस्ट होटल में से है। मधु मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आई। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और होटल के अंदर जाने लगी। मधु ने फिर से पूछा, मीरा हम वहाँ भी डिनर कर सकते थे ना? हाँ कर सकते थे, पर यहाँ का खाना तुझे ज़्यादा पसंद आएगा, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। मधु ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, हम ना विनय और सुप्रिया को भी यहीं बुला लेते हैं। इतना कहकर मधु सुप्रिया को फ़ोन करने लगी, पर मीरा ने उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहा, क्या कर रही है मधु? अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी बात हुई है विनय से। वो दोनों डिनर कर चुके हैं। हम उनसे कल सुबह मिलेंगे। अब तू चलेगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। चल। मधु के इतना कहते ही दोनों होटल के अंदर आए और एक खाली टेबल देखकर बैठ गई।